हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये इसका पार्ट 1 है। इस सीरीज में हम एमसीक्यूज के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चंस इजी से डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन कैपिटलिज्म। पहला ऑप्शन है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट, थर्ड है एम ऑफ सोशल वेलफेयर और फोर्थ है इकोनॉमिक फ्रीडम। इसके बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम दो वर्ड से बनता है, इकोनॉमिक और सिस्टम। इकोनॉमिक इज एसोसिएटेड विद मनी और सिस्टम का मतलब है कोई मेथड। इकोनॉमिक सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड है। इसके फंक्शंस हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके का है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी। तो सबसे पहला है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वो फॉर्म ऑफ सिस्टम है जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या तो नहीं होता है तो मिनिमम होता है। हम कह सकते हैं मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है कैपिटलिज्म में। इसके अलावा कैपिटलिज्म कंपटीशन पर बेस्ड है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। जो वर्किंग मैकेनिज्म है इस पे पूरा कंट्रोल प्राइवेट ओनर्स का होता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जाता है, जो वर्क करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कैपिटलिज्म के? सबसे पहला प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टीज है, मींस ऑफ प्रोडक्शंस हैं, ये सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको ओन करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक फ्रीडम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं ये जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, उसका जो मेन मोटिव होता है, इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है कि प्राइवेट इंडिविजुअल फ्री होता है ये तय करने के लिए कि उसकी प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा उसकी डेथ के बाद। नेक्स्ट है सोशल क्लास डिफरेंस। आपको कैपिटलिज्म में सोशल क्लास डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पावर है फ्यू हैंड्स में बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको सोशल क्लास डिफरेंस मिलेगा रिच और पुअर के बीच में। नेक्स्ट है कंपटीशन। फ्री मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन कैपिटलिज्म में देखने के लिए मिलता है। हर पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहता है। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड किए जाएं। तो जितने भी ओनर्स हैं उनके बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। जो मेन मोटिव है कैपिटलिज्म का वो प्रॉफिट अर्न करने का है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या सोशल वेलफेयर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा ह्यूज कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल ओनर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं प्रोडक्शंस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं चलता है, तो जो भी प्रोडक्शन है, जो बिजनेसेस हैं, उनको चलाने के लिए कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटलिज्म के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन पर किसी एक पर्सन का कोई भी ओनरशिप या कंट्रोल नहीं होता है, और यहाँ पर मींस ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, ना कि इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए। तो इस तरह से एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। सिंपली हम कहें तो मींस ऑफ प्रोडक्शन पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए वर्क करती है। तो मेन मोटिव यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है।
फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है सोशल कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर और कंट्रोल होता है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग। सोशलिज्म में इकोनॉमिक प्लानिंग होती है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए। जो रिसोर्सेज उनको किस तरह से सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, इसके लिए प्रॉपर डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो रिच और पुअर का गैप है वो आपको सोशलिज्म में कम देखने को मिलता है। इस गैप को कम से कम करने की कोशिश की जाती है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है ताकि ये गैप कम हो सके। नेक्स्ट है एंड ऑफ द अनअर्न्ड इनकम। सोशलिज्म में लेबर यानी कि वर्क करके जो इनकम कमाई जाती है उसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई इनकम है जो कि बिना किसी लेबर या वर्क के कमाई गई है तो उसकी जगह सोशलिज्म में नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हैं रेंट की इनकम। नेक्स्ट है एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। प्राइवेट ओनर्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। इस रीज़न से आपको एक्सप्लॉयटेशन बहुत देखने को मिलता है जो कि सोशलिज्म में नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही काम गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट एम ऑफ सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहती है, बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनका मैनेजमेंट लेबर्स और वर्कर्स के हाथ में है, क्योंकि जो प्रोडक्शन करना है वो उनको करना है। तो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है अलॉन्ग विथ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के साथ साथ इनडायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है इस इकोनॉमी पर। प्रोफेसर हैंसन ने इसे डुअल इकोनॉमी कहा है, यानी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों होते हैं। सोशल वेलफेयर प्रमोट किया जाता है इसमें। इसके अलावा फ्रीडम को भी प्रिजर्व करते हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को अलग अलग वेज से रेगुलेट करती है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि कैपिटलिज्म में इनमें से कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होता है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्राइवेट हैंड्स में होती हैं। दूसरा है टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट। मेन मकसद ही कैपिटलिज्म में होता है प्रॉफिट को अर्न करना। थर्ड है एम ऑफ सोशल वेलफेयर। ये कैपिटलिज्म में नहीं है बल्कि ये सोशलिज्म का फीचर है। और फोर्थ है इकोनॉमिक फ्रीडम। ये भी कैपिटलिज्म में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स से कौन कौन सा रिलेटेड है? पहला है सप्लायर, दूसरा है कॉम्पिटिटर, थर्ड है कस्टमर और फोर्थ है आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्दर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स बिजनेस पे डालते हैं। दो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि ये कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये अनकंट्रोलेबल होते हैं क्योंकि ये आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बिजनेस के द्वारा। यही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट, इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट। इनका मेन इफेक्ट पड़ता है बिजनेसेस पर। इंटरनल एनवायरनमेंट के कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी,
पर्सोनल कैपेबिलिटी, फिनेंशियल कैपेबिलिटी, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट की फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि इमीडिएट इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। इसमें सबसे पहला है सप्लायर्स। है कि कंपनी के पास जो सप्लायर्स हैं वो उनके रिलायबल सोर्सेज हों, यानी कि उनको जब ज़रूरत हो इन सप्लायर्स से उनको रॉ मटेरियल और अदर कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल हों। प्लस कंपनी को मल्टीपल सप्लायर्स से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, ताकि अगर एक सप्लायर के साथ उनको कोई प्रॉब्लम होती है और प्रोडक्ट उनको टाइमली नहीं मिल पाता है तो दूसरे सप्लायर से वो प्रोडक्ट ले सके। नेक्स्ट है कस्टमर्स। जो भी प्रोडक्शंस किए जाते हैं वो कस्टमर्स के लिए किए जाते हैं, तो कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बिजनेस को हमेशा देखते रहना चाहिए कि उनकी कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स क्या हैं और वो कैसे परिवर्तित हो रही हैं, यानी चेंज हो रही हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्शन में भी चेंज किया जा सके। और एक बिजनेस को अपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ह्यूज कंपटीशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में। एक प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस को चेंज करता है तो उसको देखते हुए दूसरा भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को चेंज कर देता है। बिजनेस को हमेशा कॉम्पिटिटर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उस पर बहुत निगरानी रखनी चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली वो खुद को भी चेंज कर सके। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन अ बिजनेस एंड द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो मार्केट इंटरमीडियरीज से एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना। नेक्स्ट है पब्लिक। जो भी वर्क किया जा रहा है वो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने काम को करना चाहिए, यानी कि सोसाइटी से ही हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनीज सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, जैसे कि एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखना, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाना, और क्वालिटी अच्छे प्रोडक्ट्स जो कि अडल्टरेटेड ना हो वो पब्लिक को प्रोवाइड कराना। दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कई चीज़ें आएंगी, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या मिक्स इकोनॉमी है। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, यानी कि मॉनेटरी, फिस्कल और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ किस तरीके की हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। दूसरा है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, इसमें गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि गवर्नमेंट क्या सोच रखती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कैसा है, कंट्री में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री का सोशल एनवायरनमेंट और वहाँ का कल्चर किस तरीके का है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। कंट्री की इकोलॉजी कैसी है, यानी लैंड किस तरीके के हैं वहाँ के, और एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब जो हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरीके के हैं। जैसे आप देखते हैं किसी किसी जगह पे जो क्लाइमेट होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनली जो भी फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंटरनेशनली किस तरीके से इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं एक बिज़नेस को, यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या फॉरेन बिजनेस है उसका इंटरेक्शन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फैक्टर मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट। तो सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स ये माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जबकि आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये एसोसिएटेड है मैक्रो एनवायरनमेंट से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्स्टिकल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर opposition by laborers, problem of financing,
इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर या ऑल दी अबव। इसके बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमी में एक्सेसिव कंट्रोल्स की वजह से इकोनॉमी एक टाइम के बाद डिफेक्टिव हो जाती है, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। करप्शन, अनड्यू डिलेस और इनएफिशिएंसी जो इन कंट्रोल्स की वजह से आती है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगती है। तो इसको देखते हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई 1991 में, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। 3 ब्रांचेस इसमें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्हें हम LPG पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थे, जो लाइसेंस वगैरह लगाया गया था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको कम करना, यानी जो अननेसेसरी रूल्स, प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं, बिजनेस को उससे फ्री करना और इसके थ्रू बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है एसेट्स और बिजनेस पर फ्रीडम ऑफ ओनरशिप देना, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी ओनरशिप देना एसेट्स और बिजनेस में। इसके अलावा बिजनेस के मैनेजमेंट में भी प्राइवेट ओनरशिप को कंट्रोल देना। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट ओनर्स को तो यहाँ पर मौका देती है, साथ ही साथ वो इनके ऊपर कंट्रोल भी रखती है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमी से इकोनॉमी को लिंक करना, यानी ट्रेड का इंटरनेशनलाइजेशन, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली। ये क्या होता है, एक इकोनॉमी को एज अ होल रेफर करती है, यानी कि सारी इकोनॉमीज एक हैं, वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर सकती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को शिफ्ट करना पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई 1991 में, जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि ये पाया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाए। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यानी कि पब्लिक सेक्टर इक्विटीज़ को सेल किया प्राइवेट सेक्टर्स को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइवेटाइजेशन के इंडिया में? मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना और अपग्रेड करना। दूसरा है नए एसेट्स को क्रिएट करना। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने ज़्यादा इंटरप्राइजेस बढ़ते जाएंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। हम वर्ल्ड इकोनॉमी पे खुद को ओपन कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे देखने को मिलता है, तो एफिशिएंट इंटरप्राइजेस की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है अननेसेसरी इंटरफेरेंस को कम करना, जो अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं उसको कम करना। इसके अलावा डिसिप्लिन्ड लेबर फोर्स बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए फंडिंग करना। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या क्या है प्राइवेटाइजेशन के। तो पहला है पॉलिटिकल इंटरवेंशन कम होना, जो गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरवेंशन है वो कम होना। दूसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी इंक्रीज करना। जैसे जैसे प्राइवेट ओनरशिप इंक्लूड होगी तो वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो ये इम्प्रूव होगी। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वहाँ लोग काम की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, जबकि प्राइवेट अगर सेक्टर है तो वहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन होना, वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमीज ओपन होना। नेक्स्ट है न्यू जॉब्स निकल कर आना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम देखना। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलती है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो बाहर की कंपनीज़ हैं यानी कि MNCs हैं वो भी आकर के इन्वेस्ट करती हैं, जो कंपनीज़ हैं जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनमें। इसके अलावा न्यू इन्वेंशंस को encouragement मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेंड्स। जिस तरीके का इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेशनली जिस तरीके का कंपटीशन है, उसमें बने रहने के लिए प्राइवेटाइजेशन हेल्प करता है। ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के? पहला है ऑपोजिशन बाय लेबरर्स। जो लेबरर्स हैं उनकी तरफ से ऑपोजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनको एक्सप्लॉयटेशन का डर होता है।
प्लस अगर नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड की जाती हैं, लाई जाती हैं, तो वो डरते हैं कि उनकी जॉब्स चली जाएंगी अगर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए और एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ लेबरर्स को सिक्योरिटी की कमी नज़र आती है, उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं लगती है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ फिनांसिंग। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को सेल करने के लिए भी हैवी फिनांसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। पीएसयूज को प्राइवेट सेक्टर्स को इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम है उसको सुधारा जा सके, बट आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि बहुत से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं। यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं प्लस जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। इस रीज़न से भी इंडिया में प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाया है। कई सालों से जो वर्क है प्राइवेट सेक्टर्स का वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। नेक्स्ट इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। से हम देख रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं इनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज हुआ है, इनकी वर्किंग बेटर हुई है, इम्प्रूव हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं रह जाती है फिर प्राइवेटाइजेशन करने की। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रेशर। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट होती हैं, तो वो ऑल टुगेदर प्राइवेटाइजेशन नहीं लाने देती हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ लीस्ट प्रॉफिटेबल इंटरप्राइजेस। जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें ऐसे इंटरप्राइजेस को सेल किया जाता है जो लीस्ट प्रॉफिटेबल होती हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद भी इन इंटरप्राइजेस को प्रॉफिटेबल बनाना डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसी इंटरप्राइजेस को जब गवर्नमेंट सेल करती है तो जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा रखती है, तो अगर कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है और उसके लिए प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कोई भी प्राइवेट ओनर उसको जल्दी परचेज नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अंडर डेवलप्ड होने के कारण गवर्नमेंट को शेयर्स को सेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, और इसके अलावा इंडिविजुअल बायर्स के पास डिफ़िकल्टी होती है फिनांसिस की, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है शेयर्स को खरीदने के लिए, जो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं प्राइवेटाइजेशन के, ये पूछा गया था। तो ऑपोजिशन बाय लेबर्स, प्रॉब्लम ऑफ फिनांसिंग, इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों ही ऑब्स्टिकल्स है प्राइवेटाइजेशन के। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 7 जुलाई 1944। दूसरा स्टेटमेंट है IMF एंड WTO आर कंसिडर्ड एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। चार ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 जुलाई 1944 में एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, और यहाँ पर प्रपोज किया गया था 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, IMF, IBRD और ITO, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से IMF और IBRD इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी। लेकिन ITO को USA ने रेटिफाई नहीं किया था, इसलिए ITO को नहीं बनाया जा सका। तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर आपका गलत है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF और IBRD, जो आगे चल के वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया, इसको बनाया गया था, और IMF और IBRD को ही ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। लिस्ट 1 में आपको कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दिया है और लिस्ट 2 में दिया है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आसियान, थर्ड है सार्क और फोर्थ है UNCTAD। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, दूसरा है आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और UNCTAD का है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जिन भी टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है उसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो डिटेल्ड वीडियोस
आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में कॉन्सेप्ट्स थ्रू MCQs। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।